डीएनए मित्रों, अब हम सबसे पहले जो बड़ा खुलासा करने वाले हैं उसका कीवर्ड है अर्ध धर्मांतरण। यह बंगाल का वो डरावना चेहरा है जो सिर्फ वहां के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए खतरनाक है। अब तक आपने धर्मांतरण का नाम सुना होगा, लेकिन आज आप अर्ध धर्मांतरण के बारे में जानेंगे। आज जब बंगाल के उन हिंदुओं के चेहरे आप देखेंगे, उनके लिबास पर गौर करेंगे, उनके अंदर के मजहबी डर को जब आप महसूस करेंगे, तो आपको पता चलेगा ये अर्ध धर्मांतरण होता क्या है। आज बंगाल के नेताओं को भी हम अर्ध धर्मांतरण की तस्वीरें दिखाएंगे, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे और आपसे भी कह रहे हैं, आप भी इस खुलासे के दौरान अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारा हैशटैग है #अर्ध धर्मांतरण। इसके जरिए आप जी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने विचार साझा करिए। मित्रों, यह अर्ध धर्मांतरण पश्चिम बंगाल के हुगली में हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 25 में उल्लेख है कि सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। लेकिन हुगली में जो हो रहा है वो न सिर्फ संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है, बल्कि समाज को बांटने वाला भी है। आजादी के 78 साल बाद आज लोगों को सर्वाइवल के लिए, खुद को बचाने के लिए अपनी धार्मिक पहचान छिपानी पड़ रही है। उन्हें एक खास तरीके की वेशभूषा में रहना पड़ रहा है ताकि जीवित रहें और अपना कारोबार कर सकें। आज हम आपको ऐसे लोगों का दर्द सुनाएंगे जिनका कहना है कि जान बचाने के लिए मजबूरी में दाढ़ी बढ़ा ली। जी हां, ठीक वैसे ही जैसे अफगानिस्तान के तालिबानी शासन में जान बचाने के लिए लोगों को दाढ़ी बढ़ानी पड़ती है। सोचिए ये कितना पीड़ादायक होगा। मित्रों, बंगाल सदियों से शक्ति उपासना, भक्ति आंदोलन और संत परंपरा की भूमि रहा है, जहां हिंदू धार्मिक संस्कृति की गहरी जड़ें हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, बंगाल की धरती भक्ति और साधना से पवित्र है, जहां ईश्वर को अनेक रूपों में अनुभव किया जाता है। उस बंगाल की धरती पर आज कुछ लोग कट्टरपंथियों के खौफ का अनुभव कर रहे हैं। ये डर इतना बड़ा है कि उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ रही है। लोगों का दावा है कि उन्हें मजबूरी में ऐसी दाढ़ी रखनी पड़ रही है जिससे वो मुसलमानों की तरह दिखें। हमारी बाईं तरफ आप कुछ लड़कों की तस्वीरें देख रहे हैं, इनकी दाढ़ी आप देख रहे होंगे, ये सब हिंदू हैं। इस मामले में इस इलाके में जब हम गए, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जी न्यूज के कैमरे पर दावा किया कि जीविका चलाने के लिए उन्हें ऐसी दाढ़ी रखनी पड़ रही है। हम आपको सुनाते हैं क्यों हुगली के ये लोग ऐसी वेशभूषा में घूम रहे हैं, रह रहे हैं। जो दाढ़ी देखेंगे तो ऐसी हिंदुओं की नजर नहीं आती, पर इन्होंने रख ली है। ये हिंदू युवा हैं, ऐसी दाढ़ी रख ली है। भाईजान जैसा इन्होंने शक्ल बना ली है। यहाँ देख लीजिए, ये इनकी दाढ़ी देख लीजिए, ये एकदम चाचा जैसे लग रहे हो जी। मुस्लिम के डर से रखना पड़ रहा है। अच्छा, ये आ जाइए, ये क्या कर लिया? अभी रखना पड़ेगा, नहीं तो क्यों नहीं करते इसको? कैसे चले, रास्ते घाट में ये लोग मार देगा ना। अच्छा, हाँ, वो लोग का एरिया में आ जाएगा तो वो लोग भागा के मारेगा। सेफ रहते हो इस वाली दाढ़ी में? हाँ, ये सेफ रहते हैं। जब से ममता दीदी अपनी गद्दी में आए हैं वोट से जीत के, उसके बाद से यहाँ का जो जिहादी है, वो लोग जो हिंदू एरिया है वहाँ में घर में घुस कर हिंदू लड़की लड़का किसी को नहीं बख्श दिया। जिसको सामने मिला उसको मारा, काटा, रेप किया, घर बाड़ी जला दिया। अब उसकी चक्कर में बाँचना तो पड़ेगा। अपने जान बचाने के लिए अब लोग भेष बदल लिया है। अभी इस जिहादी में रहने के लिए दाढ़ी बना लिया है कि भाई भाई लगे। ये छोड़ के कोई रास्ता अब नहीं बचा है। ये बांग्लादेश हो गया है। काटा है तो हमको गला काट देगा। कौन काट देगा? मुस्लिम। दाढ़ी क्लीन करके रहने में डर लगता है या बाहर जाने में? हाँ, थोड़ा थोड़ा डर तो लगता है। और दाढ़ी में नहीं लगता? दाढ़ी में सेफ रहता है। हाँ, सेफ रहता। सुना आपने, इनका साफ तौर पर कहना है ये हिंदू हैं, लेकिन ये बात आस पड़ोस के गांव के लोगों को नहीं बता सकते, अपनी धार्मिक आस्था के साथ रह नहीं सकते, ये किसी को दिखा नहीं सकते कि इनकी पहचान हिंदुत्व की है। मित्रों, ये अदृश्य धार्मिक अतिक्रमण है, इसलिए हम इसे अर्ध धर्मांतरण कह रहे हैं।
इसमें किसी को ऊपर धर्म बदलने का दबाव तो नहीं डाला जाता, लेकिन उन्हें इस तरह मजबूर कर दिया जाता है कि कोई अपनी धार्मिक पहचान बता ना सके। ये कोई एक दो लोग नहीं है। नदी के किनारे एक छोटी बस्ती है जहां लोगों में ये डर है। हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट अब दिखाएंगे। गांव सौरदीप चक्रवर्ती नगर, शहर कोन नगर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल। यही पता है इन लोगों का जो कथित तौर पर अर्ध धर्मांतरण के शिकार हैं। इस गांव में करीब 40-50 घर हैं। यहाँ के लोग नदी के किनारे रहते हैं, मछली पकड़ते हैं और फिर आसपास के गांवों में जाकर उसे बेचते हैं। यही इनके सर्वाइवल का साधन है। जहाँ ये लोग मछली बेचने जाते हैं वो सारे गाँव मुस्लिम बहुल हैं। इनका कहना है हिंदू पहचान के साथ जाने पर कोई मछली नहीं खरीदेगा, ऊपर से पिटाई होने की आशंका रहती है। यही मजबूरी है कि ये लोग मुस्लिम की तरह वेशभूषा बनाकर घूमते हैं। मछली उछली लाके आप गाँव में जाके बेचता हूँ। गांव जाते हो? हाँ। तो ये दाढ़ी क्लीन क्यों नहीं करते हो? तो वो अगर देखेगा तिलकधारी, हम तिलकधारी पहन के जा रहे हैं किसी गाँव में, थोड़ी ना खरीदेगा हमसे। यही से तो बिजनेस भी होता है। ये दाढ़ी से बिजनेस चलता है? हाँ, नहीं चाहिए। टोपी क्या लगता है? टोपी पहन लिया तो बहुत बढ़िया है। पहन लेते हो टोपी? हाँ, कब क्या करेगा, अभी धंधा पे, नहीं तो वो लोग भगा के मारेगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक हुगली जिले में करीब 16% मुस्लिम आबादी है। लेकिन जहां पर ये लोग रहते हैं या जीविकोपार्जन के लिए मछली बेचते हैं, वहां मुस्लिम आबादी अधिक है और सत्ताधारी पार्टी के समर्थक भी हैं। यही कारण है ये लोग डरे हुए हैं। वो हिंदू हैं, लेकिन डर कर, मजबूर होकर, अपना हुलिया बनाकर इस तरह रह रहे हैं। ये क्या है? ये अर्ध धर्मांतरण है। मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, राष्ट्र की एकता तभी सुरक्षित रहती है जब सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, बिना किसी पर दबाव डाले। लेकिन हुगली में अतिवादियों के दबाव में जिस तरह कुछ लोग जी रहे हैं, वो पूरी व्यवस्था पर सवाल है। सवाल है कि बंगाल में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कि बिना किसी दबाव के लोग अपने धर्म का पालन कर सकें? क्या जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को वहां के मुसलमानों के हिसाब से रहना पड़ रहा है, उसी तरह बंगाल में भी रहना पड़ेगा? देश में छोटी सी घटना को आधार बनाकर कोलकाता में धरना प्रदर्शन, आंदोलन करने वाले एक्टिविस्ट अर्ध धर्मांतरण वाले नेटवर्क के खिलाफ क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? अर्ध धर्मांतरण के इस नेटवर्क का राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षक कौन है? अगर इस तरह व्यवस्था सोई रही तो क्या संभव नहीं कि जो आज हुगली के एक इलाके में हो रहा है वो धीरे धीरे समूचे बंगाल में होने लगे, आने वाले समय में देश में होने लगे? मित्रों, सवाल सिर्फ दाढ़ी रखने भर का नहीं है। आज हुलिया बदलने की बात हो रही है और आगे चलकर बात सीधे धर्म बदलने तक पहुंच सकती है, पहुंचती भी है। आज लोगों को वेशभूषा बदलनी पड़ रही है, कल उन्हें अपना नाम और पहचान बदलनी पड़ सकती है। आज लोगों को दाढ़ी रखनी पड़ रही है तो कल उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसलिए यह सवाल धार्मिक आजादी का है और धार्मिक आजादी को लेकर सवाल उस पश्चिम बंगाल में है जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यह भूमि संतों और आध्यात्मिक जागरण की भूमि है, जहां से मानवता को नई दिशा मिली है। मित्रों, यह बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे सौरदीप चक्रवर्ती नगर के आसपास एक तरह की व्यवस्था चल रही है। जैसे फिल्मों में देखते हैं कि एक विशेष इलाके में विशेष लोगों की हुकूमत चलती है और सिस्टम उसे मौन समर्थन देता रहता है। उसी तरह हुगली में कोन नगर के आसपास दिखाई दे रहा है। मित्रों, यह भी एक तरीके के धार्मिक उन्माद का ही प्रसार है, लेकिन यह किसी प्रोग्रेसिव सोच से संक्रमित वैचारिक पाखंडियों को नहीं दिख रहा। हुगली के शुभांकर, शुभम और राजा जैसे युवाओं की पीड़ा किसी को नहीं दिखती, उनकी बात कोई नहीं करता। हो सकता है कि कल जी न्यूज के खिलाफ पाखंडियों का छद्म बौद्धिक विमर्श भी शुरू हो जाए। कुछ बौद्धिक बेईमान सोशल मीडिया पर नैरेटिव चलाने लगे कि अर्ध धर्मांतरण के शिकार शुभांकर, शुभम और राजा जैसे लोग झूठ बोल रहे हैं। वो ये साबित करने में लग जाएं कि ये लड़के किसी पार्टी विशेष से जुड़े हैं, क्योंकि जहां के लोगों पर अर्ध धर्मांतरण का आरोप है वो ऐसा ही कहने लगे। हम आपको सुनाते हैं सौरदीप चक्रवर्ती नगर के आसपास के मुस्लिम इस पर क्या कह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा है कि हमने डर की वजह से ऐसी दाढ़ी रखी है, जैसी आप रखते हैं, ये रखते हैं। ये पूरा हिंदू कह रहे हैं। ये पूरा के पूरा झूठ बात है, एकदम झूठ और जुमलाबाज बात है ये सब। ये जब जो लोग जुमला बोलते हैं वो लोग यही प्रचार करते हैं। दाढ़ी क्यों रखा है फिर? वो दाढ़ी तो इंसानियत का, दाढ़ी रखने के बहुत सारा मतलब साइंटिस्ट आपका ऐसे आंखों का रसनी है ना, आंखों का रसनी कभी नहीं जाएगा। जो दाढ़ी रखता है, जो डेली छिलता ना, देखिए चश्मा लगाता है, हमारा कोई पावर नहीं है, देखिए खुला आंख है। इसी फायदे के लिए वो दाढ़ी रख रहे हैं क्या? हाँ,
एकदम। दाढ़ी अपना अपना, ये हमारा रसूल का सुन्नत का चीज़ है। ये अल्लाह का सुन्नत है। वो कह रहे हैं आपके डर की वजह से ना ना, ये गलत है, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, गलत है। हम लोगों का क्यों डर है? सुना आपने, जिसकी आशंका है वो सुनाई भी दे रही है। ऐसे लोगों को हम बताना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ 21% से 10% पर आ चुकी है। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे बॉर्डर के जिले पहले ही मुस्लिम बहुल हो चुके हैं और अब हुगली जैसे इलाकों में अर्ध धर्मांतरण का खेल चल रहा है। क्या यह सिर्फ संयोग है? मित्रों, जिस हुगली में सिर्फ 16% मुस्लिम हैं, उनका प्रभाव कुछ इलाकों में ही सीमित है। वहां अगर ऐसी स्थिति है तो फिर उन जिलों में क्या होगा जहां बहुसंख्यक हैं, जहां से आवाज उठ रही थी एक बाबरी मस्जिद नहीं 1000 बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अब वो ऐलान भी सुन लीजिए। वो तो हम लोग का मस्जिद है, मुसलमान। बाबरी के नाम पे ऐतराज, बाबरी के नाम एक तो क्या नाम 1000 तो हो जाएगा, क्या होगा इसमें? क्या क्या हर्ज क्या है? बाबरी 1000 हो जाएगा मस्जिद, इसमें कोई हर्जा नहीं है। सोचिए, एक तरफ मीर बाकी बनने की होड़ मची है, दूसरी तरफ कोलकाता से सिर्फ 46 किलोमीटर दूर अर्ध धर्मांतरण का खुला नेटवर्क चल रहा है। और मित्रों, इन धार्मिक अतिक्रमणियों के खिलाफ पूरी व्यवस्था खामोश है। देश भर के बौद्धिक पाखंडियों को इनकी पीड़ा नहीं दिख रही है। उन्हें पीड़ा उनकी प्रकट हो रही है उन लोगों के लिए जो पूर्ण धर्मांतरण के काम में लगे हुए हैं, जो पूर्ण धर्मांतरण कराने वालों की ढाल बनकर सोशल मीडिया पर तलवार चला रहे हैं। और इस रिपोर्ट को जो आपके सामने लेकर आए वो मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा है। प्रमोद, आपकी इस रिपोर्ट को देखने के बाद में यकीन बड़ा मुश्किल से हो पाता है कि भारत में कोई ऐसी जगह भी होगी जहां लोगों को मजबूर होकर इस तरीके से आपने को बदलना पड़ेगा, अपने धार्मिक जो प्रतीक हैं या किसी और धर्म के प्रतीकों को अपने ऊपर लेकर आना पड़ेगा। देखिए, बंगाल में रहना है और यहाँ पर यदि सरवाइव करना है तो अर्ध धर्मांतरण ही एकमात्र रास्ता बचा है, क्योंकि दरअसल भेदभाव होता है। यदि आप हिंदुओं के हुलिये में रहेंगे तो आप टारगेट होंगे, वो आपको अपना नहीं मानेंगे। इसलिए जैसे ये हुलिया बदलते हैं तो दूसरे वाले जो कट्टरपंथी उनको लगने लगता है कि इनका धीरे धीरे हम 2026 में हैं। इस वक्त में इनके पास में तमाम व्यवस्थाएं हैं, ये बाहर निकल करके प्रशासन से, सरकार से, पुलिस से ये सब बातें कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं वहां पर, सिर्फ टीएमसी नहीं है, बीजेपी है, लेफ्ट है, कांग्रेस है, उनके नेता भी मौजूद हैं। ये तो कह सकते हैं कि हमें इस समय इस तरीके का संकट है और मजबूरी में हमें इस तरीके का भेष बदल के लोगों के सामने जाना पड़ रहा है। इतनी बात रखने की तो हिम्मत इनके पास हो सकती है, होनी चाहिए। हाँ, तो बात रख रहे हैं ना, आप देख लीजिए ना, मुर्शिदाबाद, मालदा, जहां जहां रख रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ये इन्होंने भी कई जगह रखा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, भले ही वो 2026 ही क्यों ना हो, तो वो मजबूरन किस रास्ते पर जाता है? या तो धर्मांतरण या अर्ध धर्मांतरण। अब इन्हें हिंदू धर्म से इतना प्यार है कि वे ये पूरी तरीके से धर्मांतरित नहीं होना चाहते, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहते, तो इन्होंने सरवाइव करने के लिए अर्ध धर्मांतरण का रास्ता इख्तियार कर लिया। आप देख लीजिए, इनके दर्द के यदि पूरी दास्तां आप सुनाएंगे और सिस्टम देखेगा तो उसको शर्म आ जाएगी। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, ये बांग्लादेश नहीं है, मैंने बांग्लादेश भी दिखाया है, वहां पर देखा है हालात। देखिए, हूबहू पूरी तरीके से नहीं कहूंगा क्योंकि बॉर्डर का फर्क है। वाकई इस रिपोर्ट को देखने के बाद में मैंने देश के कई हिस्सों में जाके ग्राउंड रिपोर्ट की है, लेकिन इस तरीके की स्थिति पहली बार मुझे देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी की पूरी रिपोर्ट देश के सामने रखने के लिए। और सामिक भट्टाचार्य जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। हमने कहा था कि आपको जो राजनेता हैं उनसे भी बात कराएंगे। सामिक जी, ये खबर देखिए आपने जी न्यूज़ पर जो चल रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल की आम जनता के लिए ये कोई नया नहीं है। एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो मिड 80s से कह रहे हैं वी हैव बीन फेसिंग अ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन ऑन इंडिया, द इन्फिल्ट्रेशन इज ऑन। जो लोग किसी जमाने में कलकत्ता शहर के ऊपर नारा लगाए थे, कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, और उसका बाद में हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, आज वही लोग इन्फिल्ट्रेट करके भारत में घुस रहे हैं पश्चिम बंगाल के जरिए।
और हमारा पूरा सीमावर्ती जो जिला है उसका जनसंतुलन बिगड़ गया। वी हैव अ पोरस बॉर्डर विद बांग्लादेश which is more than 2200 किलोमीटर। शामिद जी, लेकिन सवाल ये है, देखिए ये सब तो ठीक है, आप विपक्ष की बड़ी पार्टी हैं, वहां पे केंद्र में आपकी सरकार है, उसके बावजूद देश के एक हिस्से में ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये तभी रोकना संभव होगा अगर पश्चिम बंगाल से तृणमूल सरकार को हटाया जाए। ये सरकार खुलेआम रेडिकलाइजेशन का मदद दे रहे हैं। ये सरकार केंद्रों को ना करने का बावजूद भी पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या को आश्रय दिया, उसके लिए दान पत्र रख दिया। खुलेआम इन्फिल्ट्रेटर्स को वोटर लिस्ट में शामिल कराया। अब महाभारत में एक धृतराष्ट्र सुना है जिसका 100 बेटा था। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में ऐसा 11 धृतराष्ट्र है जिसका 100 करके बेटा है। बेटा और बाप की उम्र की फासला सिर्फ 10 साल है। पति पत्नी का पिता का नाम एक ही है। शमीक जी, ये सब तो हम देख चुके हैं, ये सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद आज जो तस्वीर सामने आई है वो SIR के लिस्ट के जरिए भी सामने नहीं आ पाई थी। उसमें घुसपैठियों की जिक्र जरूर हुआ, नाम उनके कटे जिनके पास दस्तावेज नहीं थे, लेकिन लोगों को अपनी धार्मिक पहचान बदल के रहना पड़ा, ये बात निकल कर सामने नहीं आई। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपकी तरफ से भी ये बात निकल करके सामने नहीं आई। इन लोगों की आवाज कौन बनेगा? सरकार से इनको उम्मीद नहीं है, विपक्ष इनके साथ नहीं है, तो कौन आवाज बनेगा इनकी? हम लोग इसका तरफ आवाज तो जनता को बनाना है। ये सारे प्रोग्रेसिव बुद्धि जो सिविल सोसाइटी का लोग है उनको सोचना चाहिए। जो छुटपुट एक स्ट्रे इंसिडेंट लेकर पूरा हिंदुस्तान में हल्ला मचा रहे थे, उन लोग उसको सुनना चाहिए। अब मुर्शिदाबाद जिले में जाइए, मालदा जिले में जाइए, ऐसा बहुत सारे जगह है, उसमें खुलेआम चेतावनी दे गया जी आप लोग दिया जला सकते हैं लेकिन शंखत ध्वनि नहीं कर सकते हैं। आप लोग तो दाह संस्कार कर सकते हैं लेकिन जाते वक्त बंगाली जैसे बोलोहरी होरी बोल बोलता है, ये करना बंद करना, ये नहीं चलेगा। दुर्गा पूजा का प्रोसेशन का रूट बदल दिया जाता है, उसका दिन बदल दिया जाता है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैरान करने वाली बात है। शमीक जी, वक्त की कमी है, आपसे इस पर जरूर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो तस्वीर आज हुगली के पास से आई है वो वाकई शर्मनाक भी है, अफसोसजनक भी है और सबसे ज्यादा चिंताजनक है। जो एक आम आदमी का धार्मिक अधिकार है, क्या इस इलाके में, इस हिस्से में देश के, उसको इतनी भी ताकत नहीं कि वो, या कोई उसको संरक्षण देने वाला ऐसा भी नहीं कि वो अपनी इस पहचान को सामने रख पाए। मित्रों, ब्रिटिश लेखक, पत्रकार और आलोचक रहे जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, सच को झूठ और झूठ को सच बताना सत्य के साथ सबसे बड़ी बेईमानी है। और देश के कुछ प्रोग्रेसिव पाखंडी ये बेईमानी खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। मित्रों, नासिक के मल्टीनेशनल कंपनी में पूर्ण धर्मांतरण पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अतिवादियों के पाप के बारे में नई नई जानकारी सामने आ रही है। पीड़ितों का सच रोंगटे खड़ा करने वाला है, लेकिन धर्मांतरण कराने वाले कट्टरपंथियों के वैचारिक साथी ये साबित करने में जुटे हैं कि जो आरोपी हैं वही पीड़ित हैं। इन बौद्धिक बेईमानों को हम सबसे पहले कुछ सच बताना चाहेंगे। हमारी बाईं तरफ आप एक रिजॉर्ट की तस्वीर देख रहे हैं। ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर रोड पर है। SIT की जांच में पता चला कि आरोपी अपनी हिंदू महिला सहकर्मियों को लेकर इस रिजॉर्ट पर आते थे। SIT की टीम रिजॉर्ट में महिला पीड़ितों को टॉर्चर करने, उसका यौन उत्पीड़न करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अब जांच कर रही है। जांच टीम ने CCTV फुटेज भी जब्त कर ली है। मित्रों, अब तक 12 पीड़िता सामने आ चुकी हैं। दानिश, तौसिफ, शफीक, शाहरुख समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। HR मैनेजर निदा खान को भी SIT की टीम पकड़ चुकी है। मित्रों, ये जो निदा खान है वो पॉश एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति की हिस्सा थी, लेकिन उसी पर महिला कर्मचारियों को अपना धर्म बदलने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और ब्रेन वॉश करने के गंभीर आरोप है। वो इस धर्मांतरण गृह का सक्रिय हिस्सा थी। कई शिकायतें उनके पास पहुंची, लेकिन उन्होंने सब कुछ नजरअंदाज किया और ऊपर नहीं भेजा। मित्रों, सोचिए ये कितना गंभीर है कि HR मैनेजर धर्मांतरण जैसे गंभीर अपराध में लिप्त थी। इसके अलावा दानिश, तौसिफ, शफी, शाहरुख सब के सब टीम लीडर थे, जिनके अंदर 15 से 20 लोग काम करते थे। ये सभी अपने मजहबी मकसद में लगे हुए थे। पुलिस इनकी जांच कर रही है। जैसे ही पुलिस ने इन पर शिकंजा कसना शुरू किया, वैसे ही इन्हें कवर देने वाला गैंग सक्रिय हो गया।
धर्मांतरण गिरोह के वैचारिक साथियों ने सोशल मीडिया पर इनके समर्थन में तर्क गढ़ने शुरू कर दिए। डीएनए मित्रों, जबरन धर्मांतरण कराने पर महाराष्ट्र में 5 साल तक की सजा है। उसके आरोपियों को निर्दोष बताने की प्रतिस्पर्धा अब चल रही है। बौद्धिक बेईमानों और प्रोग्रेसिव पाखंडियों की पूरी मंडली बहुत ही शातिराना अंदाज में अब यह साबित करने में जुट गई है कि दानिश, तौसीफ, शफी, शाहरुख जैसे लोग आरोपी नहीं हैं, बल्कि पीड़ित हैं, बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें फंसाया जा रहा है। सोचिए ये किस मानसिकता के लोग हैं जिन्हें धार्मिक और यौन उत्पीड़न की शिकार हुई लड़कियों से रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं है। इन्हें फिक्र है उन लोगों की जो इस गैर कानूनी काम में लगे हुए थे। मित्रों, आरोपियों को पीड़ित साबित करने में जो लोग लगे हैं वो भी धर्मांतरण गिरोह के साथी ही हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वो लोग डायरेक्ट मकसद को पूरा करने में लगे थे और ये लोग उन्हें वैचारिक समर्थन दे रहे हैं। सबको अपने अपने धर्म की रक्षा करने का संवैधानिक अधिकार है। कुरान के सूरह अल बकरा में लिखा है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। मतलब कुरान में जबरन धर्मांतरण के बारे में नहीं लिखा गया है, फिर भी संगठित तौर पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। और अगर मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की सैलरी पालने वाले लोग इस गिरोह के सदस्य थे, हिस्सा थे, तो जान लीजिए कि इसका कोई विशेष मकसद था। इस मकसद को ऐसे समझिए कि 2025 में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर आरोप था कि उसे धर्मांतरण रैकेट चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग गल्फ कंट्री से हुई। उसने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया। एक लड़की ने तो धर्मांतरण के बाद सोशल मीडिया पर AK-47 लेकर तस्वीरें भी शेयर की। सवाल है कि जो लोग धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का वैचारिक समर्थन कर रहे हैं, क्या उन्हें भी कोई लाभ मिल रहा है? मित्रों, धर्म बदलना सिर्फ पहचान बदलने तक सीमित नहीं है। यह वैचारिक रूप से जड़ से काटने की एक मजहबी प्रक्रिया है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि केरल तिरुवनंतपुरम की निमिषा संपत धर्म बदलकर फातिमा ईसा बनी और फिर वो ISIS में शामिल हो गई। केरल के कोच्चि की रहने वाली सोनिया नाम की लड़की ने भी इस्लाम अपनाकर अपना नाम आयशा रखा और अपने पति अब्दुल राशिद अब्दुल्ला के साथ ISIS में शामिल हो गई। मित्रों, ये जो MNC में धर्मांतरण और शोषण गिरोह एक्टिव था, उसका भी विदेशी कनेक्शन सामने आ रहा है। पुलिस को पता चला है कि एक पीड़िता को सीधे मलेशिया भेजने की तैयारी चल रही थी, जिसमें पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। मामले की जांच कर रही SIT को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जांच में विदेशी फंडिंग, वित्तीय लेन देन और बड़े रैकेट की आशंका जताई जा रही है। सोचिए ये कितनी बड़ी साजिश थी और इस साजिश की जड़ में किसी हिंदू को अपनी सांस्कृतिक जड़ से अलग कर देना, इस स्तर पर यह साजिश हो रही है। इसी का नतीजा है कि कुछ लोग भारत में मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाने का अब ऐलान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर 2024 का एक वीडियो फिर से वायरल किया जा रहा है, जिसमें बंगाल के एक मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम दावा कर रहे हैं कि किस तरह देश में मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाना है। हम आपको वो पुराना वायरल वीडियो एक बार फिर से सुनवा देते हैं। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी तो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। और जो हमने अर्ध धर्मांतरण स्टोरी अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी बंगाल के हुगली से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार भी मौजूद हैं। सुकांता जी, अगर आपने उस स्टोरी को देखा हो तो हम तो शॉक्ड हैं, आश्चर्य में है कि देश के किसी हिस्से में लोगों को सरवाइव करने के लिए, अपने को बचाने के लिए इस तरीके से खुद में बदलाव करना पड़ रहा है। देखिए, जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है, ये स्पष्ट हो रहा है कि बंगाल में और पूरे देश में ही कुछ लोग इस मानसिकता के हैं जो अभी भी गजवा हिंद का सपना लेकर बैठे हुए हैं और इस तरीके की बातें करते हैं और इस तरीके की बातें हर संप्रदाय के भीतर तनाव लाता है और इस तरीके की फ्रिंज एलिमेंट को चाहिए इनको बंद करें, इनकी मुंह बंद करें। प्रॉब्लम ये है
कि पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो सरकार इस तरीके की फ्रिंज एलिमेंट और इस तरीके की बर्ताव और बातें करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देती है। उनको मुख्यमंत्री की तरफ से शय मिलता है और पुलिस प्रशासन उसको अनदेखी करता है। इसी के कारण हालात बदल रहे हैं और बंगाल में ऑलरेडी कुछ जिला जहाँ पे हिंदुए पलायन करने की वजह से हिंदुओं की संख्या बहुत घट चुकी है। जी सुकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मित्रों, देश को मुस्लिम बहुल राष्ट्र बनाने के लिए अर्ध धर्मांतरण और पूर्ण धर्मांतरण दोनों जरूरी है और ये हो रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाने का प्लान कैसे पूरा करना है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में तो 100 साल तक संभव नहीं है। 1951 में देश की मुस्लिम आबादी करीब 10% थी, आज 75 साल बाद 18% है। हालांकि मुस्लिम जन्म दर भी घटकर 2.3 पर आ चुकी है। ऐसे में धर्मांतरण ही एक जरिया बचता है और नासिक से लेकर हुगली तक वही हो रहा है। इसमें कई स्तर पर लोग सक्रिय हैं। एक तरफ पढ़े लिखे लोगों का माइंड वॉश करने वाला गिरोह एमएनसी में एक्टिव है, दूसरी तरफ धर्मांतरण कराने वाले मौलवी मौलाना हैं और तीसरा वैचारिक धर्मांतरण गैंग है जो इन लोगों का वैचारिक रूप से समर्थन करता है, जो दोषियों को भी पीड़ित साबित करने में जुट जाता है। और ये जो वैचारिक धर्मांतरण गैंग है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। मित्रों, ये हिंदू मुसलमान से ज्यादा बड़ा मुद्दा कानून का है, क्योंकि कानूनी रूप से धर्मांतरण गुनाह है। अगर हिंदू भी ऐसा करेंगे तो हम उनसे भी यही सवाल पूछेंगे, ये देश स्वतंत्रता देता है, फिर क्यों रैकेट चलाया जा रहा है? जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराना कानूनी अपराध है, लेकिन जब संगठित तौर पर इसे अंजाम दिया जाता है और उस पर जो ये लोग काम कर रहे हैं उन्हें पीड़ित बताया जाता है, तो सवाल उठते हैं। पूर्ण धर्मांतरण कराने वाले लोग कैसे पीड़ित हो सकते हैं? पीड़ित वो लोग हैं जो बंगाल में अर्ध धर्मांतरण के शिकार हैं। मित्रों, अब हम शिक्षा के नाम पर ओवैसी परिवार के अतिक्रमण का विश्लेषण करेंगे और इस विश्लेषण की शुरुआत में सबसे पहले आपको AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के कुछ बयान ध्यान से सुनने चाहिए। बुलडोजर खाली बुलडोजर की फिक्र है। आप आइन को चाहते हैं या बुलडोजर को चाहते हैं? आप अंबेडकर को पसंद करते हैं जो आइन को बनाया, या आप बुलडोजर को पसंद करते हैं? बीजेपी का सदर तेलंगाना में कहता है कि हम बुलडोजरों से पुराने शहर में घरों को तोड़ेंगे। किशन रेड्डी, याद रखो, हम कोई यहाँ पर नहीं बैठे हैं, हम कोई मुर्गी के बच्चे नहीं है। संविधान में इसकी इजाजत नहीं है। आप बुलडोजर घर को नहीं, संविधान को बुलडोजर लगा रहे हैं। लोग खाली बुलडोजर की फिक्र है, खाली बुलडोजर से घर तोड़ना चाहते हैं। मित्रों, बुलडोजर से असदुद्दीन ओवैसी की ऐसी नाराजगी नई नहीं है। बुलडोजर से एलर्जी वाले उनके बयान आपने इससे पहले भी कई बार सुने होंगे, लेकिन आज हमने आपको ये बयान इसलिए सुनाए क्योंकि अब बुलडोजर से ओवैसी की इस दुश्मनी की असली वजह पता चल गई। आज आपको भी जानना चाहिए, जिस बुलडोजर को ओवैसी मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बताते हैं, वो खुद उनके परिवार के लिए कैसा खतरा बन सकता है। और तेलंगाना हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने ओवैसी परिवार को कैसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। मित्रों, हैदराबाद के बांदरगुड़ा इलाके में ओवैसी परिवार से जुड़ा एक शिक्षण संस्थान है जिसका नाम बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस KG to PG है। संस्थान ओवैसी के 15 मिनट वाले भाई के नाम पर है। हालांकि इस शिक्षण संस्थान के नाम के आगे KG to PG जुड़ा है, लेकिन यहाँ पढ़ाई सिर्फ 12वीं तक होती है। अब इस संस्थान पर आरोप लग रहे हैं कि यहाँ ये पूरा कैंपस सलकम चेरबू झील के डूब क्षेत्र में बना हुआ है। मित्रों, किसी नदी या तालाब के डूब क्षेत्र में निर्माण का मतलब साफ है, ये मामला सिर्फ अतिक्रमण का नहीं है, बल्कि पर्यावरण कानूनों का भी उल्लंघन है। ये पूरा केस इस वक्त तेलंगाना हाईकोर्ट में लंबित है। कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से इलाके की सैटेलाइट तस्वीरों को पेश किया गया, जिसे देखकर कोर्ट ने भी शुरुआती तौर पर इसे सही माना और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस NV श्रवण कुमार ने कॉलेज में एडमिशन को लेकर बड़ी टिप्पणी की, जिसमें अभिभावकों को चेतावनी दी गई कि वो इस कॉलेज में बच्चों का दाखिला अपने जोखिम पर, अपने रिस्क पर कराएं, क्योंकि भविष्य में संस्थान के खिलाफ आने वाला फैसला उनकी पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है। अब इस संस्थान के कैंपस का भविष्य कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने कॉलेज प्रबंधन को आदेश दिया है कि वो अपने नोटिस बोर्ड पर इस लंबित अदालती मामले की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करे, ताकि लोगों को कॉलेज से जुड़े विवाद की पूरी जानकारी मिल सके। इसके अलावा कोर्ट ने सलकम चेरबू झील क्षेत्र में किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी है। मित्रों, तेलंगाना हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है,
ओवैसी परिवार के इस कॉलेज में प्रवेश लेना जोखिम भरा है। इसका मतलब यह हुआ, अगर कोर्ट ने संस्थान के खिलाफ फैसला दिया तो कॉलेज बंद या सील हो सकता है। कॉलेज अगर तालाब की जमीन पर बना होगा तो उस पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है, यानी जिस बुलडोजर का ओवैसी हमेशा विरोध करते रहते हैं वो उनके परिवार द्वारा चलाए जा रहे संस्थान तक पहुंच सकता है। अगर ओवैसी परिवार के कॉलेज ने अतिक्रमण किया होगा तो इस कॉलेज की मान्यता पर भी सवाल उठ सकते हैं। छात्रों को सत्र के बीच में दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होना पड़ सकता है। इससे छात्रों के समय और पैसे दोनों का नुकसान होगा। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होनी है। मित्रों, इस कॉलेज में लगभग 1000 छात्र पढ़ते हैं, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम हैं और अब इन बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। इस कॉलेज में लगभग 300 छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, लेकिन बाकी छात्रों से फीस ली जाती है। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है तालाब की जमीन पर अतिक्रमण पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस पर कॉलेज बनाकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। 2005 से ही ओवैसी साहब एक मिलियनर हैं। उनके इलेक्शन के एफिडेविट को भी अगर आप देखेंगे तो 7, 8, 10 करोड़ की उनकी जायदाद रह चुकी है। तो आप बाकायदा कोई भी लीगल जगह खरीदकर 5-10 एकड़ का वहां आप ये इंस्टीट्यूशन बना सकते थे। आप लोग सियासत में रहते ही हो ताकि आप सिस्टम का फायदा उठा सके। शायद इसीलिए आपको लगता है कि आप तालाब वगैरह कब्जा करेंगे और जो भी इंस्टीट्यूशन है वो तालाब के अंदर बनाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि तालाब के इर्द गिर्द बनाया और आपने बफर जोन में बनाया या फिर बफर जोन में थोड़ा बहुत आपका इंक्रोचमेंट हुआ है। मित्रों, आपने इस मामले में याचिकाकर्ता एडवोकेट विजय गोपाल की बात सुन ली। उन्होंने बताया ओवैसी परिवार के पास बहुत पैसा है, वो चाहते तो किसी दूसरे इलाके में साफ सुथरी जमीन खरीदकर ये शिक्षण संस्थान बना सकते थे, लेकिन उन्होंने तालाब पर कॉलेज का निर्माण करवाया, ना पर्यावरण का ख्याल किया और ना ही इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का। मित्रों, ओवैसी परिवार के जिस बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस पर यह खतरा मंडरा रहा है उसे सलार-ए-मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। यह ट्रस्ट AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा स्थापित किया गया है, जो उनके पिता की याद में चलाया जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ओल्ड हैदराबाद की चंद्रयान गुट्टा सीट से लगातार 1999 से विधायक हैं, जो 15 मिनट पुलिस हटाने वाले बयान से काफी चर्चित हुए थे। फिलहाल अकबरुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है उन्होंने जमीन कानूनी तौर पर हासिल की है। इस कॉलेज का उद्घाटन 2023 में किया गया था। उस वक्त उनके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी खुद चीफ गेस्ट के तौर पर वहां मौजूद थे। इसका मतलब साफ है असदुद्दीन ओवैसी के पास भी जानकारी होगी। यह संस्थान तालाब के डूब क्षेत्र में बन रहा है। असदुद्दीन ओवैसी खुद भी पेशे से वकील हैं, कानून के जानकार हैं। उन्होंने लंदन जाकर लॉ की डिग्री हासिल की है और इतने बड़े वकील को यह भी पता होगा इस निर्माण का कोर्ट के आदेश के बाद क्या हश्र हो सकता है। मित्रों, अब ओवैसी परिवार के संस्थान पर जो उनका ये कैंपस बना हुआ है, अब अदालत तय करेगी कि उस पर क्या होगा। इस मामले को ओवैसी के बुलडोजर वाले डर से लेकिन लोग जोड़कर देख रहे हैं। ओवैसी बार बार बुलडोजर का शब्द वो क्यों यूज कर रहा पता है? क्योंकि ओवैसी को रात में भी बुलडोजर नजर आ रहे हैं और ओवैसी को पता है कि आज नहीं तो कल मेरे कॉलेज पर बुलडोजर चढ़ने वाला है, क्योंकि ये हैदरा सभी बिल्डिंगों को जब ढा रहा है तो ओवैसी का कॉलेज भी टूटना है। मित्रों, ये हैदराबाद के गोशा महल सीट से विधायक टी राजा हैं, जो बता रहे हैं ओवैसी के बुलडोजर वाले डर की वजह मिल गई है, क्योंकि ओवैसी परिवार शिक्षा के नाम पर खुद अतिक्रमण कर रहा है, इसलिए बुलडोजर एक्शन का डर सताता है। आज ओवैसी परिवार के शिक्षण संस्थान विवादों के घेरे में है, उस पर अतिक्रमण का आरोप है, लेकिन भारत में नेताओं के शिक्षण संस्थान इससे पहले भी विवादों के घेरे में रहे हैं। ओवैसी परिवार के कैंपस से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी तक शिक्षा के नाम पर अतिक्रमण किया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेता आजम खां के पारिवारिक ट्रस्ट की जौहर यूनिवर्सिटी विवादों में रही थी। आजम खां पर यूनिवर्सिटी बनाने में किसानों, ग्राम समाज और सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा करने और लीज की शर्त तोड़ने के आरोप लगे। समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त यह अतिक्रमण हुआ, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद कई 100 एकड़ जमीन पर कब्जा वापस लिया गया और लीज रद्द कर दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रस्ट की याचिका खारिज की और सरकार के फैसले को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रस्ट की अपील खारिज कर दी। अतिक्रमण वाली जमीनें जाने से अब यूनिवर्सिटी का कैंपस काफी छोटा हो गया है। यानी सत्ता और राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके नेता शिक्षा के नाम पर जमीनों का कब्जा करते हैं।
उन्हें लगता है कि सियासी रुतबे की वजह से उन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन सत्ता बदलने के बाद सख्त प्रशासन कभी कभी उनकी योजनाओं पर पानी फेर देता है। उच्च शिक्षा यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुल छात्रों में से लगभग 65% निजी संस्थानों में पढ़ते हैं। मतलब ज्यादातर छात्र सरकारी कॉलेजों के बजाय निजी कॉलेजों में ही पढ़ाई कर रहे हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA या लॉ जैसे प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो 76% संस्थान निजी क्षेत्र के हैं। यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी पढ़ाई ज्यादातर निजी कॉलेजों में ही हो रही है। मित्रों, इसके अलावा जिस पार्टी की सत्ता होती है उसके नेताओं के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल 3 से 5% तेजी से बढ़ते हैं। यानी देश में शिक्षा को सियासत एक उद्योग बना रही है, जो काफी चिंताजनक है। लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां नेताओं का शिक्षण संस्थानों पर कोई प्रभाव नहीं है। डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने उस समस्या का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसका हम और आप रोजाना सामना करते हैं। यह मुद्दा है स्पैम कॉल, यानी ऐसे फोन कॉल का जिनके आप आमतौर पर आपको कोई जरूरत नहीं होती है। कभी लोन देने, कभी प्लॉट बेचने के नाम पर आपके फोन पर रोजाना ऐसी स्पैम कॉल आती रहती है। मित्रों, आज स्पैम कॉल सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन चुकी है। स्पैम कॉल हमारी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा घुसपैठिया है। इन्होंने हमारे आपके जीवन में घुसपैठ कर ली है। यह सिर्फ आपकी ही नहीं, देश के लिए भी समय और आर्थिक तबाही की वजह बन रहे हैं। मित्रों, साल 2023 से 2025 के बीच स्पैम यानी फिजूल की फोन कॉल की संख्या में 128% की बढ़ोतरी हुई है। 128%। 2023 में यह स्पैम कॉल की 13,62,000 शिकायतें दर्ज की गई। 2025 में शिकायतों की संख्या बढ़कर 31,09,000 हो गई। मित्रों, यह सिर्फ उन शिकायतों का आंकड़ा है जो सरकारी महकमे को मिली। ऐसी न जाने कितनी स्पैम कॉल्स को हम रोजाना नजरअंदाज कर देते हैं। बस 2 मिनट के लिए अपने आज के दिन को दोबारा से याद कीजिए। आपको कितनी ऐसी कॉल आई जिनका आपसे कोई सरोकार नहीं था। ना आपको किसी लोन की जरूरत रही होगी, ना किसी ऑफर की, लेकिन कॉल करने वाले ने सीधे अपना फोन उठाया और आपको फोन लगा दिया। अब सोचिए, इस बीच अगर कोई आपको जरूरी काम से फोन कर रहा होगा तो उसको इंतजार करना पड़ेगा। मित्रों, यह भी हो सकता है कोई ऐसा शख्स आपको फोन कर रहा हो जिसे आप जानते हो लेकिन उसका नंबर आपके फोन में सेव ना हो सकता है कि स्पैम कॉल की झुंझलाहट के चलते आपने उस जानकार का फोन भी नहीं उठाया। सबसे बड़ी बात यह कि यह गैर जरूरी स्पैम कॉल आपका बेशकीमती समय खा रही है। समय की इसी कीमत पर एक सुविचार लिखा गया है। मित्रों, कहा जाता है समय का सदुपयोग करना ही जीवन का असली धन है। यदि आप समय का सम्मान करेंगे तो सफलता और धन खुद ब खुद आपके पीछे आएंगे। आपके समय रूपी इसी धन को यह स्पैम कॉल दीमक की तरह खा जाती है। स्पैम कॉल के इस मुद्दे पर जब हमने डीएनए की शोधशाला में रिसर्च की तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। इस जानकारी के मुताबिक भारत में मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों में से तकरीबन 60% को रोजाना कम से कम 3 स्पैम कॉल आती है। अब इस गुणा गणित को आप अपनी डेली लाइफ यानी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखिए। मित्रों, एक स्पैम कॉल को उठाने से लेकर उसे सुनने, समझने और फिर कॉल काटने की प्रक्रिया में एक मोबाइल यूजर को तकरीबन 4 मिनट का समय लगता है। अगर आपको दिन में 3 स्पैम कॉल आई तो आपके दिन के 12 मिनट ये फिजूल की फोन कॉल खा जाती है। इसी कैलकुलेशन को अगर आप पूरे हफ्ते तक ले जाएंगे तो एक हफ्ते में आप 1 घंटा 24 मिनट का समय स्पैम कॉल पर खत्म कर देते हैं। और अगर पूरे महीने की बात करें तो आपके जीवन के तकरीबन 5.5 घंटे ऐसी कॉल की बलि चढ़ जाते हैं। मित्रों, अब आप हिसाब लगाइए कि इन 5.5 घंटों में आप क्या कर सकते थे। भागदौड़ से बड़ी जिंदगी में आप इन 5.5 घंटों में अपने परिवार को कहीं घुमाकर ला सकते थे। इन 5.5 घंटों में आप अपना पेपर वर्क यानी दस्तावेजों से जुड़े काम पूरे कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, रोजाना आने वाली स्पैम कॉल को अटेंड करने वाले वक्त में आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकते थे। मित्रों, रोजाना 12 मिनट की एक्सरसाइज करने से आपके दिल का स्वास्थ्य बेहतर होता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि 12 मिनट तक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने से डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा 29% कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि छोटी समयावधि का व्यायाम करने से आपको स्ट्रेस यानी तनाव से भी मुक्ति मिलती है। हमें उम्मीद है अब आप ये समझ गए होंगे कि ये स्पैम कॉल सिर्फ आपका वक्त ही नहीं खराब करती बल्कि आपकी सेहत और जीवन को भी प्रभावित करती है। मित्रों, अगर इंसान आराम से खाली बैठा हो तो भी चल जाता है, लेकिन अगर इंसान किसी जरूरी काम में व्यस्त है और उसी वक्त स्पैम कॉल आ जाए तो आपको गुस्सा आता ही होगा। एक स्पैम कॉल आपके काम को भी काफी हद तक प्रभावित करती है।
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोध से सामने आया कि एक स्पैम उठाने के बाद काम पर दोबारा फोकस करने में तकरीबन 23 मिनट का समय लगता है। यानी अगर दफ्तर में 3 स्पैम कॉल उठा ली तो दोबारा ध्यान लगाने में 1 घंटा 9 मिनट खर्च हो जाते हैं। यानी औसत 9 घंटे की ऑफिस शिफ्ट का तकरीबन 12% समय स्पैम कॉल से होने वाले डिस्ट्रैक्शन पर खर्च हो जाता है। ये हमने सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़े तथ्य बताए हैं। एक अनुमान के मुताबिक स्पैम कॉल से होने वाली समय की बर्बादी की वजह से हर साल भारतीय अर्थव्यवस्था की 42,000 करोड़ रुपए मूल्य की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। मित्रों, इन्हीं आंकड़ों और नुकसान की वजह से आज हम स्पैम कॉल को एक समस्या नहीं बल्कि बड़ा संकट कह रहे हैं। यहां हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जब फोन हमारा है तो यह हक भी हमारा होना चाहिए कि हमें कौन कॉल करे और कौन ना करे। हमारा फोन एक निजी संपत्ति है, कोई पब्लिक फोन नहीं है जिस पर जो मर्जी कॉल करे और हमारा वक्त खराब करे। आज सर्विस प्रोवाइडर यानी सिम देने वाली कंपनियों से हम ये भी पूछना चाहते हैं कि जब वो हमसे हर महीने लंबा चौड़ा बिल लेती है तो फिर हमारी निजता यानी प्राइवेसी का हनन क्यों नहीं रोकती। इस स्पैम कॉल के मुद्दे को हम जनता के बीच भी लेकर गए। डीएनए का पब्लिक एडिशन आपको जो रिएक्शन है उसको देख करके फिजूल की स्पैम कॉल से लोग कितने परेशान हैं ये समझ में आएगा। मॉर्निंग 10 बजे के बाद इवनिंग अप टू द 11 o'clock नंबर ऑफ टाइम्स प्रमोशनल कॉल, स्पैम कॉल्स, लाइक उस पर मेंशन रहता है एयरटेल दिस थिंग। आपको मतलब ऑफिस में बैठे हैं, कंटिन्यू कॉल चलती रहती है। मैं समझता हूँ 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, लगभग 5 गुना इंक्रीज हुआ है। कितने स्पैम कॉल्स आ जाते हैं? लगभग दिन में 5 आ जाते हैं। अच्छा, उसकी वजह से क्या परेशानी होती है? कुछ बार बार निकाल के देखना पड़ता है कौन है भाई। रियल टारगेट है, जो रियल टारगेट कस्टमर है उसकी तरफ ना जाके कोल्ड कॉल की तरफ कोशिश की जाती है कि भाई ऐसे आदमी को टकराओ जो शायद कुछ ले ले। तो ये शायद वाले बिजनेस में चल रहा है। थोड़ा ये तो गवर्नमेंट को रूल वगैरह बनाने पड़ेंगे, उसको सख्ती से लागू करना पड़ेगा, तब ये सब होगा। डीएनए मित्रों, स्पैम कॉल देश के लिए किसी आर्थिक तबाही से कम नहीं है। इस तबाही के खिलाफ निर्णायक कदम उठाना जरूरी है, लेकिन ईरान युद्ध की वजह से जो आर्थिक तबाही शेयर बाजार में आई थी उससे अब निवेशक उबरने लगे। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की उम्मीद बढ़ते ही दुनिया भर के बाजार भी बढ़ने लगे। भारत में भी निवेशकों का धन बढ़ने लगा है। कल की छुट्टी के बाद आज जब बाजार खुला तो एक साथ कई अच्छी खबरें आई। अमेरिका ईरान वार्ता की उम्मीद के अलावा कच्चे तेल के दाम में नरमी रही, साथ ही दुनिया भर के बाजारों से पॉजिटिव रुझान भी देखने को मिले। इस माहौल में आज सेंसेक्स 1,264 पॉइंट बढ़कर 78,000 के पार बंद हुआ। वहीं निफ्टी 389 पॉइंट की छलांग लगाकर 24,000 के पार चला गया। आज के कारोबार में निवेशकों का पैसा करीब 9 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। मित्रों, मार्च के आखिर में सेंसेक्स 72,000 के नीचे चला गया था, लेकिन अप्रैल में युद्ध विराम की घोषणा के साथ ही बाजार में फिर से उछाल आना शुरू हो गया। बातचीत की नाकामी के बाद सोमवार को बाजार जरूर गिरा था, लेकिन अब यह एक बार फिर से 78,000 के पार चला गया है। यह युद्ध शुरू होने के बाद का सर्वोच्च स्तर है। 1 अप्रैल से सेंसेक्स में करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये अभी भी युद्ध शुरू होने से पहले के स्तर पर नहीं आया है। युद्ध से पहले सेंसेक्स 81,000 के पार था, यानी युद्ध से पहले की तुलना में सेंसेक्स अभी भी करीब 3,000 पॉइंट्स नीचे है। मित्रों, युद्ध विराम की वजह से बाजार में जो उछाल आया उससे युद्ध के दौरान निवेशकों को हुआ घाटा भी काफी कम हो गया है। मार्च के महीने में निवेशकों को 51 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन अब युद्ध से पहले की तुलना में यह घटकर सिर्फ 5 लाख करोड़ रुपए रह गया है। यानी युद्ध विराम के बाद से 90% घाटे की भरपाई हो गई है। बाजार के जानकारों का मानना है कि युद्ध की वजह से जो गिरावट आई है उसकी वजह से खरीदारी का यह अच्छा समय है। भारतीय बाजार में अब वैल्यूएशन काफी आकर्षक स्तर पर आ गया है। अलग अलग कारणों से विदेशी निवेशक भले ही भारतीय बाजार से दूर चले गए हों, लेकिन म्यूचुअल फंड और LIC जैसे घरेलू संस्थागत निवेशकों ने जबरदस्त समर्थन दिया है। लेकिन आम निवेशकों के लिए अभी भी उतार चढ़ाव के हालात दूर नहीं हुए हैं। मित्रों, पिछले 1.5 महीने के दौरान बाजार पर जितना असर युद्ध का नहीं हुआ उससे ज्यादा ट्रंप के बयानों का हुआ। ट्रंप के एक बयान से बाजार भागता है तो दूसरे बयान से नीचे गिर जाता है। ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि आगे भी बाजार पर असर डालने वाली बयानबाजी से परहेज वो नहीं करेंगे। इसलिए आने वाले समय में निवेश को लेकर किसी जल्दबाजी के बजाय धैर्य रखने की जरूरत है। आज आपको दुनिया के सबसे सफल और सम्मानित अमेरिकी निवेशक वॉरेन बफेट की एक सलाह जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। बफेट का कहना है कि शेयर बाजार घबराने वाले लोगों से धैर्यवान लोगों को पैसा ट्रांसफर करने के लिए बना है। यानी जो निवेशक घबरा जाते हैं वो अपना पैसा धैर्यवान लोगों के हाथ में थमा देते हैं। इसलिए बाजार में निवेश करने या निकालने को लेकर जल्दबाजी के बदले मौजूदा हालात, खासतौर से ट्रंप के बदलते बयानों पर नजर रखनी चाहिए।
लिहाजा मित्रों, युद्ध कमजोर होने के कारण शेयर बाजार के साथ साथ सोने चांदी में भी मजबूती आ रही है। सर्राफा बाजार में सोने चांदी के दाम में आज बढ़ोतरी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,854 रुपए बढ़कर 1,53,000 के पार पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी के दाम में 12,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। चांदी 12,038 रुपए बढ़कर 2,49,000 रुपए पर पहुंच गई है। हालांकि सोने चांदी का दाम अभी तक युद्ध से पहले स्तर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन युद्ध विराम के बाद से इसमें तेजी का रुख रहा है। मित्रों, अब हम आपको इंसानी दिमाग के उस रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे वैज्ञानिकों ने पहली बार अपनी आंखों से देखा है। इसे आप आसान भाषा में दिमाग का एक गुप्त ब्रेन सिस्टम कह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम के काम करने का वो तरीका खोज निकाला है जो अल्जाइमर जैसी लाइलाज बीमारियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब तक दुनिया ये मानती थी कि हमारा दिमाग शरीर के बाकी सफाई तंत्र से अलग काम करता है, लेकिन अमेरिका की साउथ कैरोलिना की मेडिकल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसने मेडिकल साइंस की पुरानी किताबों को बदल कर रख दिया। उन्होंने दिमाग के अंदर एक छिपा हुआ कचरा निकासी का रास्ता ढूंढ निकाला है। ये रास्ता मिडिल मेनिंजियल आर्टरी यानी MMA के पास स्थित है। दिमाग के पास मौजूद MMA आर्टरी ही असल में मुख्य ड्रेनेज पॉइंट है। नासा की स्पेशल MRI तकनीक से पहली बार इसकी लाइव मैपिंग की गई। 6 घंटे तक स्वस्थ लोगों के दिमाग में तरल पदार्थ के बहाव को ट्रैक किया गया। यह ड्रेन सिस्टम खून के मुकाबले बहुत ही धीमी रफ्तार से कचरा बाहर निकालता है। इस खोज में सबसे दिलचस्प बात यह है, इसे देखने के लिए वैज्ञानिकों ने नासा की उस तकनीक का इस्तेमाल किया जो अंतरिक्ष यात्रियों के दिमाग पर नजर रखने के लिए बनाई गई थी। जब रियल टाइम MRI किया गया तो पता चला कि इस नली में बहने वाली लिक्विड खून की तरह तेज नहीं चलता। मित्रों, इस खोज का सबसे बड़ा पहलू यह है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है या दिमाग में कोई गहरी चोट लगती है तो यह ड्रेन सिस्टम सुस्त पड़ जाता है। जब कचरा बाहर नहीं निकल पाता तो वो दिमाग की कोशिकाओं के बीच जमा होने लगता है। इसी गंदगी की वजह से दिमाग में प्रोटीन के गुच्छे बनने लगते हैं जो याददाश्त को खत्म कर देते हैं। दरअसल दिमाग में कचरा जमा होने से अमाइलॉइड प्रोटीन के खतरनाक गुच्छे बनते हैं। यही जहरीला कचरा दिमाग की स्वस्थ कोशिकाओं को धीरे धीरे मार देता है। 9 अप्रैल 2026 को आई रिसर्च के मुताबिक यही अल्जाइमर की असली वजह है। नया ड्रेनेज सिस्टम मिलने से अब इस कचरे को साफ करना मुमकिन हो पाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है अगर हम इस गुप्त नली को साफ रखने या इसे दोबारा चालू करने का तरीका ढूंढ लें तो अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। ये स्टडी सीधे इंसानों पर की गई है जिससे इसके नतीजे पूरी तरह सटीक और भरोसेमंद हैं। अब मेडिकल साइंस का अगला कदम ऐसी दवाएं बनाना होगा जो दिमाग की इस बंद पड़ी नाली को दोबारा खोल सके।